नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सरफेसी एक्ट 2002। यह एक्ट आल्दो हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जानना और भी ज़रूरी है जिन्होंने बैंक से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ किया हुआ है या फिर बैंक से लोन लिया हुआ है और अपनी कुछ भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, या फिर हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी परचेज़ किया हो और बैंक से लोन लिया हो। तो उन व्यक्तियों के केस में यह केस इम्प्लीमेंट होता है, और यह मूलतः इस केस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर जिस व्यक्ति ने लोन लिया है अगर वो लोन पे नहीं कर पाता है तो किस तरह से उसकी जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसकी प्रॉपर्टी को बैंक को नीलाम करना है, और बैंक क्या क्या एक्शन ले सकती है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में। तो साथियों, इस एक्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके फुल फॉर्म से। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। यह 2002 में इनेक्ट हुआ है। इसके पहले भी कुछ एक्ट और भी थे जो बैंक की नीलामी की प्रक्रिया के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन बाकी जो इससे पहले के एक्ट थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे और उसमें लिटिगेशन में काफ़ी सारा टाइम बैंक का ज़ाया होता था। इसलिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया ताकि बैंकों का जो टाइम है नीलाम करने का, और जो जिस व्यक्ति ने लोन दिया है अगर वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेने का और उसकी ऑक्शन करने का जो प्रोसेस है, इसके पहले जो एक्ट था उसमें काफ़ी टिपिकल था। वो सबसे पहले जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 137 बैंकों को अलाउ करता था कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही थी कि बैंक को पहले कोर्ट की परमिशन लेना होता था। कोर्ट की परमिशन लेने के बाद बैंक उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता था, बैंक से परमिशन कोर्ट से परमिशन लेने के बाद भी जो जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो हो सकता है कि हाई कोर्ट अप्रोच करे, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे। तो बैंकों का जो पर्पज़ होता था बैंक उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का, वो फुलफिल नहीं होता था। इसलिए इसके बाद एक एक्ट और आया, वो था डेट रिकवरी एक्ट 1993 में। इसकी भी कुछ प्रोसीजर ऐसी थी कि इसमें भी बैंक को लिटिगेशन प्रोसेस को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद 2002 में सरफेसी एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ, और इसका जो उद्देश्य था कि बैंकों को बिना कोर्ट में जाए, बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो किए, जो एक अलग रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए, जो कि ज़्यादा लेंदी नहीं है और जिससे बैंकों को आसानी होती है किसी अगर कोई व्यक्ति है जो लोन नहीं चुका रहा है उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है। लेकिन बैंक कई बार इसका मिसयूज़ भी करते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बैंक किस तरह से इसका सरफेसी एक्ट का मिसयूज़ करते हैं। तो फिलहाल आज हम जानेंगे राइट्स के बारे में कि बैंक के क्या क्या राइट्स हैं, और जिस व्यक्ति को बैंक ने एनपीए डिक्लेयर किया, जिस लोन को एनपीए डिक्लेयर किया है, उस व्यक्ति के पास क्या क्या रेमेडी है अपनी प्रॉपर्टी को नीलामी से बचाने के लिए। तो आज हम इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सरफेसी एक्ट इम्प्लीमेंट कहाँ होता है हमें जानना ये ज़रूरी है। साथियों, अगर आपने जो लोन लिया हुआ है उसका अमाउंट जो है अगर वो लेस देन 1 लाख है तो उस कंडीशन में सरफेसी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है। दूसरी कंडीशन है कि आपने जो भी अमाउंट लिया हुआ है अगर आपने उसका 80% पे कर दिया है, 20% अमाउंट है जो आपको पे करना है, तो भी बैंक का सरफेसी एक्ट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो भी बैंक के आपने जो लोन लिए उनमें इम्प्लीमेंट होगा। बैंक किसी भी लोन को एनपीए डिक्लेयर तब करती है जब कोई भी व्यक्ति लगातार 3 महीने तक कंटिन्यूसली बैंक को इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो उस कंडीशन में बैंक उस व्यक्ति को एनपीए डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन कई बार ये डिस्क्रिशनरी होता है, बैंक 4-5 महीने तक वेट करती है और बैंक को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो किसी मुसीबत में है या फिर पे कर देगा, तो उस कंडीशन में भी बैंक कुछ टाइम ले सकती है। अदरवाइज बैंक के पास ऐसी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, पावर है कि वो आफ्टर 3 मंथ उस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर सकती है, और जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी हुई है उस व्यक्ति ने, उसको नीलाम करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, और उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले सकती है। तो ये था पहला कंडीशन है कि बैंक को किन किन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा एनपीए डिक्लेयर करने के लिए। दूसरा है किसी भी लोन को अगर जब बैंक एनपीए डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले बैंक को उस व्यक्ति को एक नोटिस देना होता है अंडर सेक्शन 13A। इसके बाद बैंक के पास ये पावर रहती है कि उसको नोटिस के बाद अगर वो बंदा उस पर जवाब नहीं देता है तो फिर बैंक उसको पोजीशन के लिए मूव कर सकती है, कि उसको पोजीशन वो टेक ओवर कर सकती है। लेकिन इसमें उस व्यक्ति के पास भी रेमेडी रहती है कि वो व्यक्ति अगर
उससे नोटिस सेटिस्फाई नहीं है, उसकी जो टर्म कंडीशन उसमें जो लिखी गई है, जो उसमें अमाउंट दिया गया है, अगर वो व्यक्ति उससे डिसएग्री है तो वो विद इन 15 डेज वो बैंक को उसका जवाब दे सकता है कि उसका जो उसने जो डिमांड नोटिस दिया हुआ है उसमें कुछ मिस्टेक है, या फिर उसके कुछ और भी कंडीशन है, कुछ और पॉइंट हैं जो कि बैंक ने जिसको ध्यान नहीं दिया है। तो इसके बाद वो जो नोटिस का जो टाइम होता है वो होता है 60 डेज का। वो व्यक्ति 60 डेज के अंदर जो उसने जो भी लोन लिया है वो पे कर सकता है, जो भी उसका अमाउंट पेंडिंग है। लेकिन अगर आफ्टर 60 डेज भी अगर वो व्यक्ति लोन को नहीं लौटाता है तो फिर बैंक के पास सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 सरफेसी एक्ट 2002 का बैंक को पावर देता है कि वह बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले सकता है। लेकिन इसमें भी जिस व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है उसके पास यहाँ भी कुछ लीगल राइट्स हैं, वो उनको अवेल कर सकता है। जैसे अगर बैंक ने सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लिया तो उसके अगेंस्ट में उस व्यक्ति के पास ये राइट्स है कि वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकता है। दूसरा उसके पास जो राइट्स है वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी अप्रोच कर सकता है। उसके पास जो तीसरी रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। तो ये रेमेडी हैं, ये 3 रेमेडी है उनके पास, उस व्यक्ति के पास, वो इनको अवेल कर सकता है। और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो व्यक्ति इन जो भी हमने आपको बताए हैं जो उसके पास जो रेमेडी है उनको अवेल कर सकता है, और इन कोर्ट से और इन ट्रिब्यूनल से वो स्टे ऑर्डर ले सकता है कि बैंक उसको नीलाम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने ये भी रेमेडी अवेल नहीं किया तो फिर बैंक नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करता है, वो होता है सेल एंड ऑक्शन के लिए। तो अब बैंक को किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए सबसे पहले तो उसको एक नोटिस देना होगा, किसी भी 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा। इसके बाद बैंक की साइट में भी ये विद इन प्रायर टू 2 मंथ होता है, 2 महीने पहले की प्रोसेस होती है। आफ्टर 2 मंथ ऑफ डिस्प्लेइंग ऑफ सेल नोटिस उसके बाद फिर बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए इनिशिएट कर सकता है। बैंक को उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए तरीके हैं, जैसे या तो बैंक ऑक्शन कर सकता है, या फिर कोटेशन इनवाइट कर सकता है, या फिर टेंडर इनवाइट कर सकता है। इन तरीकों के थ्रू बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन अगर बैंक ऑक्शन प्रोसेस फॉलो करता है तो उसके लिए फिर बिडिंग प्रोसेस में जाना होगा, और बिडिंग के लिए शर्त यह है कि जिन व्यक्तियों को भी उस बिडिंग प्रोसेस में फॉलो करना है, जिनको भी उसको अटेंड करना है, तो सबसे पहले उनको अर्नेस्ट मनी पे करना होगा। उसके बाद जो व्यक्ति होता है जो उस ऑक्शन का विनर होता है, जिसको बैंक अलाउ करती है, उस व्यक्ति को 25% अमाउंट पे करना होता है इमीडिएट, एंड दो रिमेनिंग जो 75% अमाउंट होता है वो पे करना होता है विद इन 15 डेज। तो इस तरह से लगभग 15 से 20 दिनों में उस व्यक्ति को जिसने नीलामी में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है उसको सारा अमाउंट पे करना पड़ता है, और उसके बदले में बैंक उसको सेल सर्टिफिकेट इशू करती है। और एक बार सेल सर्टिफिकेट इशू करने के बाद फिर बैंक के पास कोई भी लीगल रेमेडी नहीं रहती है कि बैंक ने जो उसको प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसको फिर से टेक ओवर कर ले। तो साथियों, ये था हमारा सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। इसके अलावा आपके कुछ और भी सवाल जवाब हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मेल आईडी पे मुझसे क्वेश्चन करके उसका जवाब ले सकते हैं। थैंक्स।